ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। आज हम मिर्ज़ा गालिब की इस गज़ल को पढ़ेंगे। ये भी एक बहुत मशहूर गज़ल है, बहुत सारे आर्टिस्ट्स ने गाई है। एंड मेरे ख़्याल से ये मिर्ज़ा गालिब की शायरी का एक बेहतरीन नमूना है। इफ़ यू हैव एवर वंडर्ड कि मिर्ज़ा गालिब को इतना बड़ा शायर क्यों माना जाता है, तो उस एनालिसिस में ये इस गज़ल का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ये कहा जाता है कि मिर्ज़ा गालिब की शायरी जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स और बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेटाफर्स यूज़ करते हैं। वो बात सच है, उनके अपने ज़माने के लोगों को भी उनकी शायरी नहीं समझ में आती थी। लेकिन ये जो गज़ल है, इसके अंदर कोई बहुत मुश्किल अल्फाज का यूज़ नहीं किया गया, लेकिन इसके अंदर इसको इतनी डेलिकेसी से लिखा गया है, इसमें इतना बेहतरीन वर्ड प्ले है कि ये बहुत ही शानदार गज़ल है। एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने थोड़े दिन पहले किसी दूसरे यूट्यूब वीडियो में ये सुना था। एक साहब कह रहे थे कि शायरी का या कविता का जो सच होता है, वो अधूरा सच होता है। उस सच को पूरा करने के लिए आपको अपना सच भी उसमें मिलाना पड़ता है। तो इसीलिए एक कविता होती है या एक गज़ल होती है या एक शेर होता है, उसके बहुत सारे मायने होते हैं। तो डिफरेंट पीपल इंटरप्रेट सेम पोइट्री, सेम गज़ल्स और सेम शेर्स इन मैनी डिफरेंट वेज। तो ऐसा हो सकता है कि आप इन मीनिंग्स को सुने और आप उनको एक टोटली डिफरेंट वे में महसूस करें, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। और दूसरा बात यह है कि इस गज़ल को या ऐसी गज़लों को इनके लिटरल मीनिंग्स तो समझाए जा सकते हैं, लेकिन इनको महसूस आपको खुद करना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ सिचुएशंस के पर्सपेक्टिव में इनको एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इनको ओवर एनालाइज करेंगे तो देयर इज़ अ डेंजर दैट यू मे कैन मिस द डेलिकेट पॉइंट दैट मिर्ज़ा गालिब इज़ ट्राइंग टू मेक। एनीवेज, डोंट बी स्केर्ड बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दैट। आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटीफुल गज़ल। तो पहले हम इस पूरी गज़ल को पढ़ते हैं, उसके बाद हम आके एक एक शेर को देखेंगे। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तेरी नाजुकी से जाना कि बंधा था अहद बोदा, कभी तू न तोड़ सकता अगर उस्तवार होता। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता। रगे संग से टपकता वो लहू के फिर न थमता, जिसे गम समझ रहे थे वो अगर शरार होता। गम अगरचे जां गुलिस है पर कहाँ बचे के दिल है, गमे इश्क गर ना होता गमे रोज़गार होता। ये मिर्ज़ा गालिब का इट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट शेयर्स, ये जो अभी मैंने पढ़ा। कहूँ किस से मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। हुए मर के हम जो रुसवा, क्यों हुए ना गर के दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। उसे कौन देख सकता कि यगाना है वो यकता, जो दुई की बू भी होती तो कहीं दो चार होता। ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयां गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बाद अखबार होता। तो ये तो थी गज़ल। अब इसके एक एक शेर को थोड़ा देखते हैं। तो पहला शेर ये है कि ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तो अब ये शेर तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो विसाल का मतलब है यूनियन और मीटिंग विद द बिलवड।
तो वो कहते हैं कि ये हमारी किस्मत ही नहीं थी कि हमारे यार के साथ या हमारे महबूब के साथ हमारा विसाल होता, मिलाप होता। अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता, तो हम मतलब सारी ज़िंदगी हम अपने महबूब का इंतज़ार करते रहे, वो महबूब हमें नहीं मिला, हमारी किस्मत में ही नहीं था उसको मिलना। और अगर हम और भी जीते रहते तो भी यही इंतज़ार होता। तो दिस वॉज अवर फेट, दिस वॉज अवर डेस्टिनी, टू suffer the separation from our beloved. And even if God had given us longer life, we would have spent that entire life in the same misery because that was our fate. तो अगला शेर बहुत डेलिकेट है। वो ये है कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ तो नहीं है। एतबार का मतलब है ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। तो वो कहते हैं कि अपने महबूब से कह रहे हैं कि तेरे वादे पर जिए हम, कि तूने हमसे वादा किया था और हम जिंदा रहे। क्यों जिंदा रहे? क्योंकि हमने तेरे वादे को झूठ जाना। अगर हमको ये एतबार होता कि तेरा वादा जो है वो आने का वादा जो है वो सच्चा है, तो उसकी खुशी से ही हम मर जाते, राइट? तो देर इज़ रियली ब्यूटिफुल वर्ड प्ले है, राइट? अनदर पर्सपेक्टिव इज़ के महबूब मिर्ज़ा गालिब साहब को तोहमत दे रहा है कि मैंने तेरे से वादा किया था कि मैं आऊँगा। ये इतनी खुशी की बात थी कि तू खुशी से मर क्यों नहीं गया? तो गालिब साहब कहते हैं कि मैं मर जाता खुशी से अगर मुझे तेरे वादे पे एतबार होता। मुझे तेरे वादे पे एतबार ही नहीं था, इसी वजह से मैं ज़िंदा रहा। अब इसके मीनिंग्स इसी हद तक समझाए जा सकते हैं, बाकी आपको इसको थोड़ा खुद महसूस करना पड़ेगा। मेरे एक दोस्त हैं, वो हमको एक बार मिलना था एक महफ़िल में, तो उनका आने का प्लान था, वो नहीं आए। तो अगली बार दोबारा जब हम मिलने का प्लान बना तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। तो मैंने उनको ये शेर लिख के भेजा, तो वो आगे से काफ़ी खुश हुए इसको पढ़ के। तो द कॉन्टेक्स्ट देयर वाज कि उनको मैंने मजाक मजाक में ये कहा कि हम तेरे वादे पर एतबार नहीं है हमको, राइट? तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। आप इसको सोच के देखिए कि आप अपनी लाइफ में किन सिचुएशंस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगला शेर जो है उसका भी थीम थोड़ा सा मिलता जुलता है। वो कहते हैं कि तेरी नाजुकी से जाना कि बंधा था अहद बोदा, कभी तू न तोड़ सकता अगर उस्तवार होता। तो नाजुकी मीन्स delicacy or the state of being delicate, और being sensitive, राइट? कोई किसी को नाजुक बोलना मतलब कि वो बहुत सेंसिटिव है या बहुत डेलिकेट है। अहद का मतलब प्रॉमिस, और अहद बांधना मतलब किसी से प्रॉमिस करना। और बोदा, बोदा का मतलब है वीक और फीबल। एंड उस्तवार का मतलब है स्ट्रांग और फर्म और स्टेबल, राइट? तो वो कहते हैं कि तेरी नाजुकी से जाना, हमने तेरी नाजुकी, तेरी सेंसिटिवनेस, तेरी डेलिकेसी से हमने ये जाना कि तूने जो हमसे वादा किया था वो सच्चा वादा नहीं था, वो पक्का वादा नहीं था, वो कच्चा वादा था। कभी तू ना तोड़ सकता अगर उस्तवार होता। वो कहते हैं कि तू इतना, अपने महबूब से कह रहे हैं कि तू इतना सेंसिटिव है कि तू अगर हमसे पक्का वादा करता तो तेरा जो ज़मीर है, जो तेरी जो कॉन्शियंस है, वो तेरे को परमिशन नहीं देती उस वादे को तोड़ने की। तो ये हमको कैसे पता चला? तेरी तेरी नज़ाकत को देखकर। तो हम जानते हैं कि तेरी you are so sensitive that if you make a firm promise, you will not break it. You will not be able to break it. So in this case, you broke it because you never made a firm promise with us, right? तो कहते हैं कि your delicacy, आपकी नज़ाकत forbids promise breaking. So this means कि वो कह रहे हैं कि महबूब, तूने अपने महबूब से कह रहे हैं कि तूने मुझसे वादा किया था लेकिन वो पक्का वादा नहीं था। हाँ, और ये हमने जांच लिया है, ये हमको पता चल गया है। तो
अगला शेर है कि कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। तो इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं वो ये हैं तीर नीम कश। तीर नीम कश का मतलब है हाफ ड्रॉन एरो। तीर का मतलब एरो। तो आप ये सोचिए कि जब तीर कमान से कोई तीर चला रहा है तो उस जो कमान की जो बो की जो स्ट्रिंग होती है उसको आपको पूरा खींचना पड़ता है पीछे तक, और फिर आप उसको छोड़ते हैं तो वो एकदम इंटेंसिटी से तीर जाके अपने निशाने पे लगता है। अगर आप उसको पूरा नहीं खींचेंगे तो वो पूरी इंटेंसिटी से पूरे ज़ोर से नहीं जाएगा और अपने टारगेट को या जिस जिस आदमी पे वो तीर चलाया गया है उसको पूरी तरह से मार नहीं पाएगा, वो निशाने पे नहीं लगेगा। तो अगर किसी आदमी को लगा है तो हो सकता है वो उसके शरीर में कहीं फंसा रह जाए। इस केस में गालिब साहब के जिगर पे वो आधा खिंचा हुआ तीर लगा है, तो वो तीर जो है वो अधमरा करके छोड़ गया उनको। अगर उन वो कह रहे हैं कि अगर अपने महबूब से लिटरल सेंस में ये कह रहे हैं कि अगर तूने पूरा खींच के तीर चलाया होता तो ये मेरे जिगर के पार निकल गया होता, मेरे बॉडी के पार निकल गया होता ये तीर। अब तूने नहीं किया, तूने तीर नीम कश मेरी तरफ फेंका, तो ये आधा फंसा रह गया। ठीक है। तो वो कहते हैं कि let somebody ask my heart about your half drawn arrow, right? तो this खलिश का मतलब एंजाइटी और this feeling of like this prickly sensation that I have, more or less anxiety। वो कहते हैं कि ये where would this anxiety have been if this arrow would have gone straight through my liver। So अब जो तीर है उसकी मुराद शायद लिटरल तीर से नहीं है। अक्सर कहा जाता है कि महबूब जो हैं वो अपने नैनों से भी तीर चलाते हैं, वो अपनी आँखों से भी तीर चलाते हैं। तो इस केस में आप ये इमेजिन करके देखिए कि महबूब ने आधी अटेंशन से गालिब साहब की तरफ देखा, तो जो तीर आँखों का पूरा चलाना था वो नहीं चलाया, आधा तीर चलाया। तो अब वो उनकी जो मतलब इनअटेंटिव ग्लैंस जो था वो गालिब साहब को ऐसी स्टेट में छोड़ गया। अगर वो पूरा तीर चला देते तो शायद गालिब साहब मर जाते उस निगाह से, राइट। लेकिन अब वो उन्होंने पूरा तीर नहीं चलाया, उन्होंने आधा तीर चलाया, और गालिब साहब इज़ लेफ्ट इन ए स्टेट where he feels this pain and this anxiety, and he's just in his own delicate, sarcastic way, he's complaining to his mehboob. I hope this made sense, right? In a way he's asking कि तूने हमारी तरफ पूरी तरह से क्यों नहीं देखा? Why didn't you give us your full attention? You gave us your half attention, and you left us in a miserable state, is effectively what he's trying to say. तो अगला शेर जो है वो भी बहुत खूबसूरत है। वो कहते हैं कि ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे। नासे से मुराद है एडवाइज़र, कोई आपको नसीहत देने वाला। जैसे आप किसी मुसीबत में फंसे हैं या कुछ गलत हो रहा है आपकी लाइफ में, तो लोग आके आपको बोलेंगे यार ऐसा मत कर या वैसा मत कर, राइट। कोई आपके साथ सिंपथाइज़ नहीं करता, कोई आपकी बात बैठ के सुनता नहीं है, कोई आपका मुसीबत को हल करने का कोई तरीका नहीं निकालता, कोई आपके दिल की बात नहीं सुनता, लेकिन आपको नसीहत देने वाले 50 लोग आ जाएंगे। तो ये शेर उसके बारे में। वो कहते हैं कि ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता। कि जैसे व्हाट काइंड ऑफ ए फ्रेंडशिप इज़ दिस that the friends have come here to advise me, or they have become advisors, only if there had been some helper, only if one of my friends would have been my sympathizers. तो that was that शेर। तो अगला शेर ये है कि रगे संग से टपकता वो लहू के फिर न थमता, जिसे गम समझ रहे हो ये अगर शरार होता। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शेर है। इसमें उन्होंने रगे संग मीन्स the veins or the cracks that you have in a rock. Sang means rock.
तो वो कहते हैं कि जैसे ह्यूमन बीइंग्स में ब्लड होता है एंड दैट ब्लड कैन ड्रिप आउट ऑफ योर बॉडी अंडर डिस्ट्रेस। अगर आप किसी पत्थर को टकराएं या पत्थर को चोट कराएं तो उसके अंदर से स्पार्क्स निकलते हैं, राइट? तो दो स्पार्क्स आर ए साइन ऑफ वाइटैलिटी इन द रॉक, लाइक जस्ट लाइक ब्लड इज ए साइन ऑफ वाइटैलिटी। अगर किसी का खून चल रहा है, किसी के शरीर में खून है, तो इसका मतलब वो जिंदा है। उसी तरह से आप सोच सकते हैं कि अगर किसी पत्थर में से के टकराने से चिंगारी निकल रही है, शरार का मतलब है चिंगारी, सॉरी आई शुड हैव क्लैरिफाइड दैट, तो विच मीन्स देयर इज सम वाइटैलिटी इवन इन दिस रॉक। एंड तो वो कह रहे हैं कि इस ये जो पत्थर है, इसके अंदर वो शरार, वो जो स्पार्क्स हैं, वो छुपे हुए हैं, राइट? एंड hidden in our heart is, you know, like is some sort of madness जिसकी वजह से हमारे शरीर में से या जिसमें से खून बहता है। तो वो कहते हैं कि ये जो जो गम है, राइट, ये गम का इफेक्ट ऐसा है कि ये जो पत्थर है उसके अंदर से भी खून जो है टपका सकता है। तो अब पत्थर को आप मतलब लिटरली पत्थर की सेंस में भी ले सकते हैं, लेकिन इट्स मोर लाइक, यू नो, समटाइम्स यू से somebody इज कोल्ड हार्टेड और उसका दिल तो पत्थर का है, राइट? तो वो कहते हैं कि ये गम जो है ये ऐसा स्पार्क है कि जो एक पत्थर दिल या पत्थर में से भी खून टपका सकता है, राइट? इस पत्थर को भी एक ऐसी पिघला सकता है या पत्थर को भी एक ऐसी स्टेट में ला सकता है कि उसमें से भी खून टपके। तो ये था। आई डोंट नो इफ़ आई गॉट इट कम्प्लीटली राइट, ऑनेस्टली। तो अगर आपको कहीं और कोई दूसरा मीनिंग इसका देखे तो प्लीज़ ड्रॉप ए कमेंट एंड हेल्प अस ऑल अंडरस्टैंड इट बेटर। बट माई अंडरस्टैंडिंग इज they're saying is Ghalib Saab is saying कि you know the intense gum, intense दुख जो है वो एक ऐसा स्पार्क है जो पत्थर दिल से भी खून टपका सकता है, जो पत्थर दिल से भी it can evoke a reaction from even the hardest of the hearts. अगला शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है। गम अगरचे जां गुलिस है पर कहाँ बचे कि दिल है, गमे इश्क गर न होता गमे रोज़गार होता। जां गुलिस का मतलब है जानलेवा, और गमे इश्क द ग्रीफ ऑफ लव और ग्रीफ ऑफ पैशन, और गमे रोज़गार इज़ द ग्रीफ ऑफ लाइवलीहुड। वो कहते हैं कि गम अगर जां गुलिस है, कि गम अगर जानलेवा है तो हमारा दिल भी ऐसा है कि वो उससे बच नहीं सकता। ह्यूमन हार्ट कभी भी गम से बच नहीं सकता। गमे इश्क अगर ना होता गमे रोज़गार होता, कि अगर हमको इश्क का गम नहीं होता तो हमें रोज़गार का गम होता। कोई ना कोई गम हमको होना ही था लाइफ में। दिस इज़ द ह्यूमन कंडीशन। वी विल हैव टू सफ़र, वी विल हैव टू ग्रीव ओवर समथिंग। अगर ये गम ना, इश्क का गम नहीं है तो रोज़गार का गम होता। दैट्स ह्यूमन कंडीशन। तो अगला शेर ये है कि कहूँ किससे मैं कि क्या है शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। तो शबे गम इज़ द नाइट ऑफ द ग्रीफ। तो बेसिकली वो सिचुएशन ये है कि वो अपनी महबूब की जुदाई में शबे गम गुजार रहे हैं, और वो शबे गम, लाइक इन दैट नाइट ही डाइज 1,000 times, ही डाइज 1,000 deaths। वो कहते हैं मुझे क्या बुरा था मरना अगर मेरा महबूब आ जाता। दिस इज़ कुड बी वन ऑफ द मीनिंग्स, कि अगर मेरा महबूब मेरे सामने आ जाता तो उसको देखकर भी मैं शायद खुशी से मर जाता, राइट? या फिर अगर मेरे को गम देना था या खुदा, तो पूरा गम एक ही बार दे देता। इस केस में मुझे शबे गम गुजारनी पड़ी, सारी रात अकेला बैठना पड़ा, महबूब का इंतज़ार करना पड़ा। एंड इन दिस प्रोसेस आई डाइड 1,000 times. आई विश आई हैड टू डाई जस्ट वंस। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। So you prefer like one suffering one time, even if that suffering is great in its impact,
in its intensity rather than die death with 1,000 cuts, as they say in English. अगला शेर ये है कि हुए मर के हम जो रुस्वा, हुए क्यों ना गर के दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। तो वो कहते हैं रुस्वा होने का मतलब है टू बी डिस्ग्रेस्ड। तो वो कहते हैं कि जब मैं मर गया तो उसके बाद मेरी बहुत रुसवाई हुई, मेरे को बहुत डिस्ग्रेस किया गया। मेरा जनाजा उठा, मेरे को दफनाया गया। इन द प्रोसेस लोगों को पता चला कि मैं क्या था, मैं किससे मैं मोहब्बत करता था। मेरी बदनामी हुई सोसाइटी में, समाज में। और एंड ही इज़ जस्ट सेइंग व्हाट वाज द नीड फॉर दैट। अगर मुझे मरना ही था तो मैं किसी समंदर में डूब के क्यों नहीं मर गया, समुंदर में गर्क क्यों नहीं हो गया। लाइक व्हाई डिड नॉट आई ड्राउन इन द ओशन, इन द सी। और अगर मैं समुंदर में गर्क होकर मर जाता तो ना मेरा जनाजा उठता, ना मेरा कहीं मज़ार होता। मज़ार मीन्स ग्रेव। किसी को पता भी नहीं चलता मैं मर गया, एंड आई वुड हैव जस्ट पास्ड, राइट। इन दिस केस इतना बड़ा हंगामा हुआ, सारी दुनिया को पता चला मैं कौन हूँ, मैं किससे प्यार करता हूँ, मेरा कैरेक्टर क्या था। लोगों ने बुरा भला कहा, किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा। इतना बड़ा हंगामा करने की ज़रूरत क्या थी। मुझे चुप करके किसी दरिया में डुबो के मार दिया होता खुदा ने, एंड I would have, it would have spared me this disgrace that I had to experience. अब इंटरेस्टिंग इसमें बात यह है कि वो अपनी मौत के बाद का मंजर बयान कर रहे हैं, राइट। एंड अब मरा हुआ आदमी उसको क्या परवाह है कि डिस्ग्रेस हुई या ह्यूमिलिएशन हुई। बट दैट्स जस्ट हाउ गालिब सब राइट्स एंड एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ। अगला शेर जो है वो भी बहुत खूबसूरत है। उसे कौन देख सकता कि यगाना है वो यकता, जो दुई की बू भी होती तो कहीं दो चार होता। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल शेर। इसमें 2-3 वर्ड्स हैं जो उनको हमें देखना चाहिए। तो यगाना का मतलब है यूनिक, somebody who is one of a kind. And yakta is also is also somebody unique. And yagana is the state of being unique. तो वो कहते हैं कि, और dui means the state of being twofold, or state of being in a state where two things are separate from each other, right? So वो उसका मतलब दुई। और दो चार होना का मतलब दो सेंसेस में आप देख सकते हैं। एक है कि दो चार होना का मतलब है किसी से मिलना, राइट। आपसे कोई दो चार हुआ, इसका मतलब आपसे कोई मिला। और दूसरा मतलब आप ये देख सकते हैं कि टू अपीयर सेपरेट, राइट। तो वो कहते हैं कि उसे कौन देख सकता कि यगाना है वो यकता। Who would have been able to see him? For him or it, for it is unique, that oneness is unique. If there had even been a whiff of two-ness, whiff, dui ki boo means, boo means khushbu, in this case, a whiff of two-ness, then somehow we would have been able to meet him, right? Or somehow we would have been able to come face to face with him. तो इसके अंदर अगर आप अक्सर हमारी ट्रेडिशंस में अद्वैता की फ़िलासफ़ी के बारे में बात की जाती है। द कॉन्सेप्ट देयर इज़ दैट दिस होल यूनिवर्स इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स इज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम spiritual spirit, same God और same consciousness। तो वो कहते हैं कि ये अगर आप इसको गॉड के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो कहते हैं कि ये सब एक ही चीज़ है। दिस होल यूनिवर्स इज सो यूनिक एंड इट्स ऑल वन थिंग। देयर इज़ नो ड्यूअलिटी, देयर इज़ नो सेपरेटनेस। हम भगवान से या हम खुदा से अलग नहीं हैं, राइट। तो दैट्स वाई इट्स सो डिफ़िकल्ट टू परसीव डिविनिटी। तो वो कहते हैं कि अगर इसमें ड्यूअलिटी होती तो हमको कहीं दिखता, वो हमको नहीं दिखता, हम उसको सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं, राइट। तो
that's another like evidence that this whole universe, everything is just one. There is no duality involved in it. अगर duality होती तो हमारे सामने आ जाता, हम उसको फेस टू फेस देख लेते, अपने इस माइंड से हम उसको एक्सपीरियंस कर लेते. लेकिन ऐसा नहीं है. हम उसको ऐसे अपने माइंड से, अपने दिमाग से, अपनी थिंकिंग से उसको मिल नहीं सकते, उसको फिजिकली मिल नहीं सकते. Yet that consciousness is spread throughout the universe, and it's just, you just have to experience it. You cannot physically meet that consciousness. So at least this is why my understanding. अगर आपको कोई और मीनिंग पता हो तो प्लीज़ शेयर. तो ये आखिरी शेर ये है कि ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयां गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बाद अखबार होता. मसाइल तसव्वुफ़ का मतलब है प्रॉब्लम्स और टॉपिक्स ऑफ मिस्टिसिज्म और स्पिरिचुअलिटी, और वली का मतलब है ए सेंट. बाद अखबार का मतलब है शराब पीने वाला और वाइन ड्रिंकर. तो अब मिर्ज़ा गालिब साहब, ये हिस्ट्री हमको ये बताती है कि उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत रिकग्निशन नहीं मिली. उसके बहुत सारे रीज़न हैं. उनकी शादी कॉम्प्लिकेटेड भी होती थी, और दूसरा उनका पर्सनल ज़िंदगी जीने का तरीका था. जैसे वो शराब पीते थे, जिसको कि उस ज़माने में शायद फ्रॉम ए रिलीजियस पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था. तो अब मिर्ज़ा गालिब साहब मिर्ज़ा गालिब क्या हों जो वो अपनी स्टेट को डिस्क्राइब ना करें. उनको सोसाइटी में या लिटरेरी सर्कल्स में रिकग्निशन अपने टाइम पे क्यों नहीं मिली, अब ये मिर्ज़ा गालिब साहब खुद ही डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है, वो कहते हैं ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयां गालिब, कि द वे यू डिस्क्राइब और वे यू एक्सप्लेन और वे यू इंटरप्रेट और सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मिस्टिसिज्म, उसकी क्या बात है. तेरा बयान जो है उसकी क्या बात है. तू बहुत अच्छा बयान करता है, और तुझे हम वली समझते जो न बाद अखबार होता, लेकिन तेरे अंदर कमी ये है कि तू शराबी है. वरना हम तेरे को एक वली मानते, तेरे को एक सेंट मानते, पर तेरे अंदर खराबी ये है कि तू शराबी है. राइट. तो ही इज़ बेसिकली डिस्क्राइबिंग ए साउंड स्टेट कि दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई डोंट गेट द लेवल ऑफ रिकग्निशन दैट आई डिज़र्व. कि मैं शायर बहुत अच्छा हूँ, मैं ये तसव्वुफ़ के मसलों को बहुत अच्छा एक्सप्लेन और इंटरप्रेट भी करता हूँ, लेकिन मुझे रिकग्निशन नहीं है क्योंकि मेरी आदतें ख़राब हैं. दैट्स वन वे टू लुक एट इट. तो ये थी पूरी गज़ल. आई होप यू got some value out of it, and next time you listen to the musical rendition of this, you may enjoy it even more. Thank you very much.